अभी हम रुक करेंगे इमर्जिंग छत्तीसगढ़, जी मीडिया का स्पेशल प्रोग्राम, वहां से सीएम भूपेश बघेल उन्होंने एक बात तो इस्टेब्लिश कर दी, पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि कल आपका जन्मदिन है। तो सबसे पहले ये नाइंसाफी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके 61वें जन्मदिन के लिए। आप सब अपनी तालियों के जरिए मुबारकबाद पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। और अब क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत समय से आपको देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में, आप हाजिर जवाब हैं, तो पहला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा रखने वाली हूँ। और मुझे पता आप बहुत स्पोर्टिली लेंगे, नहीं, मुझे पता आप बहुत स्पोर्टिली लेंगे उसको। अमूमन 60 रिटायरमेंट की एज होती है, और क्या ये कहा जा सकता है कि इंडिया में पॉलिटिशियंस के लिए 60 मतलब प्राइम टाइम, और भूपेश बघेल जी भी अपना प्राइम हिट कर रहे हैं, पीक कर रहे हैं? राजनीति के लोगों के लिए ये बात तो सही है कि 60 साल में सही में पहचान बनती है। यदि आदमी यूथ कांग्रेस से शुरू करे और फिर एमएलए बनते बनते अनुभव आते आते, बहुत कम लोग हैं जिसको 40 या 50 साल में ब्रेक मिला हो। यदि राजू जी कहें तो वो 40 साल में प्रधानमंत्री बन गए थे, इंदिरा जी कहें तो 48-49 साल में प्रधानमंत्री बन गई थी। बचत जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो फिर लेट 60-70 इसके आसपास बने हैं, और मोरारजी देसाई बोले तो वो तो फिर 85-90 के आसपास वो बने। तो राजनीति में पहचान बनाते बनाते या विश्वास पैदा करते करते समय निकल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो राजनीतिज्ञ हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप कितने भी आपके पहुंच हो, अप्रोच हो और लोग चाहते भी हों, यदि आपका स्वास्थ्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो फिर आप राजनीति में फिर नेपथ्य में चले जाएंगे। और ऊपर वाले की कृपा है भूपेश बघेल जी, आप हिट भी हैं और फिट भी हैं। ठीक है, ऊपर वाले की उसमें बहुत लोगों के योगदान है। कैसे भाई? अच्छा स्वास्थ्य, बचपना अच्छा है तो माता पिता के योगदान है, शादी के बाद पत्नी देखभाल कर रही है, और फिर जो डॉक्टर हैं, साथी लोग हैं, वो सब ध्यान रखते हैं, तो इस कारण से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और आपने अपने प्रदेश को भी हिट और फिट दोनों कर रखा है। मैं एक छोटा सा कन्फेशन भी यहाँ करूँगी और एक कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी आपको। कन्फेशन ये कि मुझे पहली बार मौका मिला है रायपुर आने का, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि जब कोई पहली बार छत्तीसगढ़ आता है, प्रदेश की राजधानी रायपुर आता है, चाहे देश से हो या विदेश से हो, एक दिमाग में छवि है छत्तीसगढ़ की कि दिल्ली मुंबई जैसा स्वाद कहाँ आएगा, वैसी मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ नज़र आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट ये है कि जब मैं रायपुर एयरपोर्ट पर मैंने अपना पहला कदम रखा तो यहाँ पर इतना खूबसूरत एक तालमेल नज़र आता है मॉडर्नाइजेशन का भी, और यहाँ का जो रस्टिक चार्म है, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़ की फीलिंग है, वो भी आती है। तो उसके लिए बहुत बधाई आपको। ये धन्यवाद। उसका पूरा क्रेडिट आप लेंगे या आपने से पहले वाली सरकारों के साथ शेयर करेंगे? सोचा जाता था कि आप वो लाइन बोलना शायद भूल गई क्या, या नहीं बोलना चाहती, अच्छी बात है। नहीं तो एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधा नक्सलियों से सामना हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ हम सब देख रहे हैं, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सारे राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री भी अब कॉपी करना चाहते हैं, इसका पूरा क्रेडिट खुद भूपेश बघेल जी लेंगे या अपने से पहले वाली जो सरकारें थी कुछ छोटा मोटा शेयर करेंगे उनके साथ? देखिए, यदि इसको श्रेय कहे तो हमारे पूर्वजों को है। एक दौर था जब पूरे दुनिया का जीडीपी का 24% हिंदुस्तान का था। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो हमारे जो पूर्वज हैं तो केवल नमक भर खरीदते थे, बचत सारी आवश्यकताएं की चीज़ खुद पैदा कर लेते थे, चाहे वो कपास हो, चाहे मसाला हो, चाहे गुड़ शक्कर हो, तम्बाकू भी, अनाज भी, दलहन तिलहन सब पैदा कर लेते थे। तो एक स्वावलंबी जो गांव है उसकी कल्पना, कोई कुछ उगा लेता है, कोई कुछ उगा लेता है, कोई एक दूसरे के इंटर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ था, और यही बात कालांतर में आप देखेंगे महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। तो आज जब दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऐसे समय में यदि हिंदुस्तान को कोई संभाल सकता है तो वो रास्ता है महात्मा गांधी का, ग्राम स्वराज्य। यदि गांव मजबूत हुआ तो शहर अपने आप मजबूत होगा, और स्वराजी गांव
हम लोग को नारा दिया स्वराजी गांव हम लोग बनाना है, और स्वराजी गांव के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि की, और जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं थी उसको फिर से पुनर्जीवित हम लोगों ने किया। और उसका लाभ ये हुआ कि गांव के लोग मजबूत हुए, आर्थिक रूप से मजबूत हुए, तो शहर में व्यापार व्यवसाय अपने आप चला। मंदी का कोई असर हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ये रास्ता है हमारे पूर्वजों का, इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, मैं तो केवल एक माध्यम बना हूँ। लेकिन जो सपना पूर्वजों ने देखा था और जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था, वही रास्ता है जो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। जी मुख्यमंत्री जी, चूंकि एयरपोर्ट का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि आज एक बैठक हुई है, बैठक में कार्गो की परमिशन शायद मिल गई है, लंबे समय से आपकी मांग थी। इससे क्या छत्तीसगढ़ में चेंज आएगा? और दूसरा ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी मांग लंबे समय से आप लोग करते रहे हैं, तो उस मांग पर क्या असर पड़ेगा? देख, कार्गो सेंटर मांगने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ कोई पोर्ट है ही नहीं, समुद्र किनारे है ही नहीं, हम तो लैंड लॉक स्टेट हैं, चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा प्रदेश। तो यहाँ जो उत्पाद है, जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं, लघु उपज करते हैं, वनौषधि एकत्रित करते हैं, यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसका उत्पादन हम बाहर नहीं बेच पाते। तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं। अब देखिए, अभी तक के हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार आने के पहले करीब 150 सामान बनती थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब कृषि और वन मिला के आप देखेंगे या सहकारिता की बात करें तो इसमें करीब 800 प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब ये उत्पादन, मिलेट्स की बात हुई, आप कार्गो की बात करें, मिलेट्स की भी बात हुई, और आज इस बात के भी मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक हुई उसमें ये हुआ कि कोदो कुटकी के हमने समर्थन मूल्य घोषित किया छत्तीसगढ़ राज्य। भारत सरकार ने किया, भारत सरकार ने केवल रागी का किया। हमने कहा कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित कीजिए, तो बोले हम घोषित तो कर देंगे, खरीदने की व्यवस्था आप करें। हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप समर्थन मूल्य घोषित तो करिए। अब मिलेट्स उत्पादन होता है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स हमारे यहाँ, पूरे देश के 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ में, और लघु उपज का वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं। और यहाँ के जो सामान है विदेश भी, देश के दूसरे कोने में भी जा रहे हैं और विदेश भी जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ कार्गो हो। तो यहाँ से मालवाहक यदि विमान हमारे यहाँ शुरू होता है छत्तीसगढ़ से, तो जितने उत्पाद हैं वो विदेश जाएगा। अभी एक घटना आपको बताऊं कि जैसे महुआ है, महुआ 30 रुपये समर्थन मूल्य घोषित हमने किया, अब वो 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है। लेकिन उसका संग्रहण ठीक से हम लोगों ने किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बढ़िया से उसका नेट से महुआ का संग्रहण किया, तो इंग्लैंड में वही महुआ 116 रुपये में बिका। अब महुआ यदि यहाँ से भेजना है तो हमको पहले पोर्ट भेजना पड़ेगा। तो यदि यही हो जाए, कार्गो हमको मिल जाए, तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। उससे होगा कि जो संग्राहक है, जो उत्पादक है, उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलेगा कि यहाँ से तुरंत सामान तैयार माल बाहर भेज सकते हैं। तो कार्गो इसलिए लगातार जब से हमारी सरकार बनी तब से हम डिमांड कर रहे थे, और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, आज गृह मंत्री जी ने भी बात कही कि कार्गो हम छत्तीसगढ़ को देंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपकी काफ़ी शिकायत रहती है केंद्र सरकार से, और आपने खुलकर हर मंच के जरिए उसका जिक्र भी किया है, लेकिन अब आपको जो आश्वासन मिला है, कहीं कुछ पैचअप होता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में? जो अच्छे काम हुए हैं हमको यदि दे रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है तो हम तो भाई, हमारे जो हक है, अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। क्या नहीं मिल रहा है? जैसे अब जीएसटी, जो उत्पादक राज्य है, जो राज्य में इंडस्ट्री है, अब हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सीमेंट उत्पादन होता है, हमारे यहाँ स्टील उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन हो रहा है। तो ये जितने उत्पादन हैं, तो ये हमारे प्रदेश में खपता नहीं है, मुश्किल से 10% हमारी खपत होगी, और बचत जो सामान है वो बाहर जाता है। तो जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी में हमको लाभ नहीं मिलना है। 5 साल के कंपनसेशन की बात कही थी, जून में ख़त्म हो गया, तो हमको जीएसटी का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने डिमांड की कि भाई इस साल लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा छत्तीसगढ़ को। हमने कहा 5 साल और बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हमारा सेंट्रल जो ये एक्साइज ड्यूटी है हमको नहीं मिला, 13,000 करोड़ हमको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला जी। तो उसी प्रकार से अभी कोयला का रॉयल्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि कोयला में जो
पेनाल्टी जो लगा प्राइवेट प्लेयर को सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद प्राइवेट जो जितने भी खदान चला रहे थे वो उससे करीब 4,160 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है। तो या जो रॉयल्टी है या रॉयल्टी पेनाल्टी भी है, वो सारे जो पैसा है उसका अधिकार राज्य सरकार को होता है। अब पिछले कई वर्षों से भारत सरकार उसको रोक रखी है। 4100 करोड़ रुपये कोई कम नहीं होता, और नवोदित राज्य के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी राशि है। तो आपको 3 आंकड़े बताए, वो 20,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। अभी हम जैसे ओपीएस लागू किए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब भारत सरकार के पास राज्य सरकार और कर्मचारियों को पैसा करीब 70,000 करोड़ रुपया पड़ा। अब उसको मांग रहे हैं, भारत सरकार दे नहीं रही, तो हम नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। और वही उसी मुद्दे को लेकर एक और बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही रुपेश मैं इसको कहूँगी कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार है, और ना सिर्फ आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए 2018 में, आप बचाने में भी कामयाब हुए। ये आप मानते हैं बड़ी उपलब्धि है? आप यदि आप नीचे शुरू करें, केरल में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, तेलंगाना नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, उड़ीसा नॉन बीजेपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब नॉन बीजेपी, राजस्थान नॉन बीजेपी, अब तो बिहार भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो गया। लेकिन खासतौर पर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर थोड़े वार ज्यादा होते हैं, ये मानेंगे आप जी? जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती है वहाँ पर टिक पाना पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो बड़ी चुनौती रहती है, मानेंगे आप? ये बात सही है कि सरकारें बनती है, लेकिन चाहे आप कर्नाटक कहिए, गोवा कहिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान में असफल कोशिश हुई, तो उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाते हैं। मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भर नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस आईटी, ये सारे एक्स्ट्रा प्लेयर हैं जो उसके साथ खेलते हैं। तो आप मुझे खुद केंद्र के मुद्दों की तरफ थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं। आपकी परमिशन हो तो 1-2 सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपकी कही हुई बात को सुनने वाले, मानने वाले और तोलने समझने वाले बहुत हैं, और आपके बोल का बहुत बड़ा एक प्रीमियम कहते हैं ना, वो अटैच है उसके साथ। तो भूपेश बघेल जी, अब आपने सीबीआई का जिक्र किया। दिल्ली में हमने देखा डिप्टी सीएम के घर सीबीआई की रेड हुई है और उनकी एक्साइज पॉलिसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई ईडी के हमले, विपक्ष लगातार कहता है कि केंद्र मिसयूज करती है इन एजेंसीज का, लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष जो है एकजुट क्यों नहीं है? अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो क्या 2024 में कोई पॉसिबिलिटी है कि एक नया चेहरा मिलेगा जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? निश्चित रूप से जनता खुद खोज लेगी, और प्रजातंत्र में जनता ही सबसे ताकतवर है, उससे ताकतवर कोई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो।